Very welcome to this very special analysis on Jammu and Kashmir after the abrogation of Article 370. हम सभी जानते हैं कि भारत को इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को मिली और इस दिन जब भारत आज़ाद हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को भी आज़ादी मिल गई। वो ऐसा टाइम था जब राजा हरी सिंह इस प्रिंसली स्टेट के रूलर हुआ करते थे। ये खुद को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझते थे, इसीलिए अपने इस प्रिंसली स्टेट को वो इंडिपेंडेंट ही रखना चाहते थे। लेकिन 20 अक्टूबर 1947 को जब आज़ाद कश्मीर सेना ने पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर इनके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया, तब इनकी आंखें खुली और दुनिया की समझ आई। इस टाइम तक काफ़ी सारा हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के कंट्रोल में जा चुका था और इस क्रिटिकल टाइम पे राजा हरी सिंह ने शेख अब्दुल्ला की मीडिएशन में जवाहरलाल नेहरू मतलब इंडिया के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया साइन किया। इस एग्रीमेंट के बेसिस पर जब तक इस स्टेट का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लाया जाता, तब तक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इस स्टेट को एक टेम्पररी अरेंजमेंट प्रोवाइड करता रहेगा। इसी कमिटमेंट के साथ आर्टिकल 370 को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है, पर इसके नाम, एरिया और बॉर्डर को इंडिया कभी भी बदलना या चेंज करना चाहे तो उसे ऐसा करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट असेंबली का स्पेसिफिक अप्रूवल लेना होगा। इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, इसका एक एडमिनिस्ट्रेशन भी था। यहाँ 2 फ्लैग्स होते थे, एक तो इनका खुद का जम्मू एंड कश्मीर का और एक इंडिया का। दूसरे स्टेट्स के लोग यहाँ की प्रॉपर्टीज़ नहीं परचेस कर सकते थे, ना ही यहाँ की जॉब्स में अप्लाई कर सकते थे। मतलब ये एक तरह से इंडिया का था भी और नहीं भी था। टेक्निकली यहाँ के लोगों को 2 सिटीजनशिप्स मिली, एक जम्मू एंड कश्मीर की खुद की और एक इंडिया की। आपको पता होगा कि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जब कोई कश्मीरी लड़की किसी इंडियन के साथ शादी करती थी तो उसकी जम्मू एंड कश्मीर की सिटीजनशिप सीज हो जाती थी। लेकिन अगर वो किसी पाकिस्तानी के साथ शादी करे तो ऐसा नहीं होता था, उसकी सिटीजनशिप जम्मू एंड कश्मीर की इंटैक्ट रहती थी। इसके अलावा अगर कोई पाकिस्तानी लड़का किसी कश्मीरी लड़की के साथ शादी करता था तो उसे तक इंडियन सिटीजनशिप ऑफर हो जाती थी। अब इतने खराब कोई सेट ऑफ रूल्स कैसे हो सकते हैं। एक और भी बात थी इसमें जो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी कि अगर कोई दूसरे स्टेट का इंडियन सिटीजन अपनी कंट्री की सिटीजनशिप छोड़ के कोई दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ले तो उसकी यहाँ की सिटीजनशिप नॉर्मली विड्रॉ हो जाती है। वहीं अगर कोई कश्मीर का सिटीजन कभी पाकिस्तान चला गया और फिर वापस आ गया तो उसके वापस आने पर उसकी इंडियन सिटीजनशिप रिस्टोर हो जाती थी। जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया के नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और दूसरे नेशनलिस्टिक एलिमेंट्स का डिसरिस्पेक्ट का ट्रीटमेंट भी अलग से किया जाता था। यहाँ इन सब के लिए डिसरिस्पेक्टफुल होना क्राइम के एम्बिट में नहीं आता था। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर पर कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी भी नहीं लगा सकती थी, चाहे सर्कमस्टेंसेस 1991 वाले ही क्यों ना हो जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई भी चेंजेस जो अगर लाए जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं किए जाते जब तक वहाँ की असेंबली उसे खुद रेटिफाई नहीं कर दे। अब ये सब कुछ गलत तो दिख रहा था, इन सब प्रोविजंस को रिवाइज करने की बातें भी कई डेकेड से चल रही थी, बट कोई गवर्नमेंट इसे एड्रेस करने का बोल्ड स्टेप नहीं लेना चाहती थी। फिर आया 5 अगस्त 2019 जो इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन डे बन गया। बीजेपी पावर में थी और फुल मेजॉरिटी से रूल कर रही थी। यही दिन था जब आर्टिकल 370 एब्रोगेशन का हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया। इससे जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस इमीडिएटली विड्रॉ हो गया एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद में। अब जब मूव इतना बड़ा था तो कुछ तकलीफ तो एक्सपेक्टेड थी। लोग आपको दोनों साइड्स की बात करते मिल जाएंगे कि ये जो हुआ क्या ये सही था, क्या ये गलत था, क्या ये स्ट्रेटेजिक था, क्या ये डिज़ाइन था, क्या ये डम था। आइए हम दोनों साइड्स को एवेल्यूएट करते हैं अपने तरीके से और ड्रॉ करते हैं एक सेंसिबल ओपिनियन। थोड़ा तो हमने पहले ही शेयर कर दिया कि आर्टिकल 370 था क्या, पर अगर इसे शॉर्ट में रैप करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीका था जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया से कनेक्ट करने का। उस टाइम पे इस आर्टिकल से हमने जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया, जिसकी वजह से वहाँ एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, खुद का फ्लैग था, खुद का एडमिनिस्ट्रेशन था और खुद की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी। आर्टिकल 370 के साथ आर्टिकल 35A भी था इसी के अंडर, जो डिफाइन करता था कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स को। ये कहता था कि कोई आउटसाइडर कश्मीर में लैंड नहीं ले सकता, प्रॉपर्टी नहीं बना सकता, गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई नहीं कर सकता और वोटिंग राइट्स की तो बात ही छोड़ दो। अभी जो डिसीजन आया 2019 में, टेक्निकली इसमें आर्टिकल 370 को हटाया नहीं गया है। इसमें इसी आर्टिकल के एक प्रोविजन को इन्वोक करके इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। ये प्रोविजन ऐसा कहता था कि इस प्रोविजन को विड्रॉ किया जा सकता है, पर वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट का कंकरेंस लेने के बाद। बट 2019 में जब ये डिसीजन लिया गया तब वहाँ स्टेट असेंबली तो फंक्शनल थी ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही चल रही थी प्रेसिडेंशियल रूल के फॉर्म में।
तो इसका इन्वोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही कर दिया और हो गया आर्टिकल 70 का एब्रोगेशन। साथ ही जो प्रोविजंस 35A के थे वो भी सीज हो गए। अब इसका क्या मतलब है? कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा जम्मू एंड कश्मीर में, कोई सेपरेट फ्लैग नहीं होगा जम्मू एंड कश्मीर में, प्रॉपर्टी एक्सक्लूजन नहीं होगा और कोई भी वहाँ जॉब्स या बिजनेस एंटरप्राइजेस सेटअप कर सकता है। अब इस एब्रोगेशन के मूव के सपोर्ट में जो लोग हैं उनका कहना है कि अब कश्मीर की हालत बहुत बेटर हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ओपननेस बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी प्राइस अप्रिसिएशन होगा जो ओवरऑल स्टेट और इसके लोगों को अपलिफ्ट करेगा। फर्दर इस स्टेप की पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज ये भी होंगी, जैसे क्राइम कम होगा जब इकोनॉमी इंप्रूव होगी, एजुकेशन बेटर हो पाएगी, टेररिज्म कम हो पाएगा, और जब एक फ्लैग और एक कॉन्स्टिट्यूशन शेयर होगा इंडिया और कश्मीर के बीच में, तो कश्मीर का कनेक्शन भी इंडिया के साथ स्ट्रॉन्गर होगा। एक और एडवांटेज जो यहाँ बताया गया वो था कि जब कश्मीरीज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ जाएंगे तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की अपलिफ्टमेंट स्कीम्स जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन या राइट टू फूड वगैरह का भी फायदा मिलेगा। और दूसरी तरफ जो इसके अगेंस्ट में बोलते थे उनका कहना था कि कश्मीरियों से पूछा ही नहीं गया ऐसा स्टेप लेने से पहले, तो वो इसके साथ कैसे हो सकते हैं। उन्हें तो सिर्फ इतना दिखा कि कैसे थाउजेंड्स ऑफ मिलिट्री ट्रूप्स यहाँ पे बुलाए गए और इंटरनेट वगैरह सब सस्पेंड कर दिया, लोकल पॉलिटिशियंस को हाउस अरेस्ट कर दिया, हटा दिया आर्टिकल 370 को और ले ली इनकी इंडिपेंडेंस। दूसरा, यहाँ के लोग ऐसा भी कहते हैं कि इस स्टेप से जम्मू एंड कश्मीर में डेमोक्रेटिक वैल्यूज और भी कम हो जाएंगी, क्योंकि उसे एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया है जो कि लार्जली सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडेंस पर फंक्शन करता है। इससे वहाँ के लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन से और डेमोक्रेटिक वैल्यूज और कम होती जाएंगी। फिर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये पूरा प्रोसेस ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्योंकि उस टाइम पर वहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को बाईपास कर दिया गया। एक ऐसी स्ट्रैटेजी चली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि इसे डिक्टेटोरियल मूव से इक्वेट किया जाने लगा। कुछ सेपरेटिस्ट ऐसा भी बोलते हैं कि आर्टिकल 370 वो लीगल बेसिस था जिससे कश्मीर इंडिया से कनेक्टेड था, और अब जब आर्टिकल 370 नहीं रहा तो इंडिया से कनेक्शन तो बनता ही नहीं है। अभी वैसे इसका काउंटर एग्रीमेंट तो रेडी ही है हमारे पास कि अगर ये सब सुनते रहते तो जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ वो 2019 में भी नहीं होता, स्टेटस को ही मेंटेन रहता और कुछ चेंजेस आते ही नहीं। ये सब देख के हमें तो यही लगता है कि जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। आज इस स्टेप को लिए ऑलमोस्ट 4 ईयर्स हो गए हैं। यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री बूम कर रही है, G20 और इसकी एसोसिएटेड समिट्स ऑर्गेनाइज हो रही है, साउदी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ फोकस्ड है और टेररिज्म एक्टिविटी भी बहुत कम हो गई है। एक बात और जो हमें यहाँ लगती है वो ये है कि अगर बीजेपी की जगह कोई दूसरी गवर्नमेंट होती तो वो ऐसा बोल्ड मूव नहीं ले पाती। तो इस मूव पे बीजेपी का, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का और इस ओवरऑल मूव के सारे कंट्रीब्यूटर्स का अप्रिसिएशन तो बनता है, ताकि ऐसे बोल्ड डिसीजंस आर टेकन इन फ्यूचर एज वेल। आप किस साइड में ज़रूर सोचिए, शेयर करिए और थैंक यू।